ये कहानी हमें लाहौर से अरसलान साहब ने भेजी है। वो एक ऐसे घर में पेश आने वाले पुरअसरार और खौफनाक वाकयात की रुदात बयान कर रहे हैं जिसने उनकी जिंदगी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। अरसलान साहब का कहना है कि ये महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे वो और उनका खानदान कभी फरामोश नहीं कर सकता। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उस घर की चार दीवारी में क्या राज दफन थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस दौर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जब खुशियों की तलाश में हम एक ऐसे घर में जा बसे थे जहां आसीब और वसवसों के साए हमारा इस्तकबाल करने को तैयार खड़े थे। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी बीवी हिना और दो बच्चों जोया और अली के साथ कराची के एक गुंजान आबाद इलाके में मुकीम था। हिना एक निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी और मैं एक तिजारती इदारे से वाबस्ता था। हमारे दफ्तर और बच्चों के स्कूल मुख्तलिफ सिमतों में थे, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सफर की नजर हो रहा था। इसी रोजमर्रा की थकावट और वक्त के ज़िया से तंग आकर हमने फैसला किया कि हमें किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए जो हम सब के लिए सहूलत बख्श हो। कई हफ्तों की तलाश के बाद हमारी नजर औरंगी टाउन के एक निस्बतन पुरसुकून इलाके पर ठहरी, जो हिना के दफ्तर और बच्चों के स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे हमेशा से पुराने तर्ज के, खास तौर पर विक्टोरियन तर्ज तामीर के घर बहुत पसंद थे। ऊंची छतें, लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे और वसी बरामदे मेरे ख्वाबों का हिस्सा थे। कराची जैसे कंक्रीट के जंगल में ऐसा घर मिलना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश अब भी जिंदा थी। कई जदीद और बेरूह घर देखने के बाद एक दिन प्रॉपर्टी डीलर ने हमें एक घर दिखाया। वो घर मुकम्मल तौर पर विक्टोरियन तर्ज का तो नहीं था, लेकिन उसके मरकजी दरवाजे के ऊपर बना हुआ तिकोना छज्जा, जिसे गेबल कहते हैं, देखते ही मेरे दिल को भा गया। मैंने सोचा कि बहुत बड़ा लकड़ी का खूबसूरत घर ना सही, लेकिन इस आम से घर पर बना ये तिकोना छज्जा मेरे उन ख्वाबों की एक छोटी सी ताबीर जरूर था। जब हम पहली बार इस घर को देखने पहुंचे तो उसकी बैरूनी हालत ने मुझे थोड़ा मायूस किया। दीवारें बहुत ऊंची थीं, जो हिफाजत का एहसास तो दे रही थीं, लेकिन गेट के बाहर बनी हुई क्यारी बिल्कुल उजाड़ पड़ी थी। सूखे दरख्त, बेतरतीब झाड़ियां और कांटे क्यारी से निकलकर बाहर फुटपाथ तक आ रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि बज़ाहिर घर अंदर से अच्छी हालत में लग रहा था, मगर बाहर का ये वीरान और उजाड़पन एक अच्छा तासुर नहीं दे रहा था। मैंने दिल में सोचा कि शायद मालिक मकान को बाहर की तज़ीन और आराइश में दिलचस्पी ना हो। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ शिफ्ट हुए तो ये जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूंगा। गेट खोलकर हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बाहर से यकसर मुख्तलिफ था। अंदरूनी दरवाजे मजबूत और अच्छी लकड़ी के बने हुए थे। मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही एक छोटी सी लॉबी थी, जिसमें गमलों के अंदर खूबसूरत इंडोर प्लांट सलीके से रखे गए थे। घर दो हिस्सों में तकसीम था। निचले पोर्शन में मालिक मकान बेगम सफदर रहती थी और ऊपर की मंजिल हमें किराए पर लेनी थी। हमारी जरूरत के मुताबिक ये घर बेहतरीन था। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत सोशल थे, इसलिए हम चाहते थे कि घर का ड्राइंग, डाइनिंग और टीवी लाउंज वसी और ईज हो। ये घर बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक था, मगर एक चीज जो मुझे बार बार खटक रही थी वो इस घर की सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां नीचे से तो काफी चौड़ी और शाही अंदाज में शुरू होती थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बल खाती जाती वो तंग होती जाती और उनके कदमचे यानी स्टेप्स भी गैर मामूली तौर पर ऊंचे हो जाते थे। फिर जब यही सीढ़ियां पहली मंजिल से छत की तरफ जाती तो मामला और भी अजीब हो जाता। ऊपर छत के दरवाजे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर छत से एक सुतून काफी नीचे की तरफ झुका हुआ था। इसकी ऊंचाई इतनी कम थी कि अगर कोई शख्स छत पर आता जाता तो उसे अपना सर नीचे झुकाकर बड़ी एहतियात से कदम रखना पड़ता। मैंने मजाक मजाक में बेगम सफदर से कह भी दिया, आंटी, ये सुतून तो किसी के सर में लगने के लिए ही बनाया गया है। मगर उन्होंने मेरी इस बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, बस एक खुश्क सी मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ गईं। ऊपर पोर्शन में पहुंचे तो देखा कि खिड़कियों पर पर्दे पहले से ही लगे हुए थे। बेगम सफदर कहने लगी, जो भी किराएदार आता है वो अपनी मर्जी की फिटिंग करवाता है। बार बार कीले ठोकने से दीवारें खराब हो जाती हैं, इसलिए हमने पर्दे फिक्स कर दिए हैं, आप यही इस्तेमाल कर लें। मैं तो खुश हो गया कि चलो पर्दों के झंझट से जान छूट गई, मगर एक बात अजीब थी। जो कमरा हमने अपने लिए मुंतखब किया था उसमें खिड़की बहुत छोटी थी, मगर उस पूरी दीवार पर भारी गहरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने खिड़की के पास से पर्दे को हटाया। पर्दे के पीछे का मंजर चौंका देने वाला था। उस पूरी दीवार का पेंट और पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और दीवार पर नमी के बदनुमा धब्बे वाज़ेह थे। बेगम सफदर फौरन बोली, मेरे शौहर मुल्क से बाहर हैं, वरना वो ये सब ठीक करवा देते। असल में साथ वाले बाथरूम का कोई अंदरूनी पाइप लीक कर रहा है, जिसकी वजह से इस दीवार पर सीलन आ गई है।
उन्होंने फौरन मेरे हाथ से पर्दा लेकर उसे वापस खिड़की तक किया और बोली, बस यहां तक खोले, ज्यादा क्यों खोल रहे हैं आप पर्दे। उनका लहजा इतना सपाट और रोकने वाला था कि मैं इस बात पर और क्या जवाब देता। हिना शुरू से ही इस औरत से खुद को गैर मुतमईन महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि हमें मालिक के मकान से क्या लेना देना। कुछ दिन बाद हमने एडवांस जमा करवाया और उस घर में मुंतकिल हो गए। पहला दिन सामान की तरतीब और सफाई में ही गुजर गया। रात को हम सब इस कदर थके हुए थे कि मालूम ही नहीं हुआ कि बिस्तर के बगैर जमीन पर भी इस कदर गहरी नींद आ सकती है। मेरी आदत है कि मैं हमेशा कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोता हूं। रात ठीक 3 बजे का वक्त था। यह मैं इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरी आंख खुलती है मैं हमेशा मोबाइल पर वक्त जरूर देखता हूं। मेरी आंख अचानक गहरी नींद से खुली और मुझे अपना हल्क सूखा महसूस हुआ। पूरे घर में एक गहरी खामोशी तारी थी। मैं उठा और किचन की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने किचन की लाइट जलाई, एक अजीब मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया। सिंक के पास फर्श पर पानी और सर्फ के झाग के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहां कोई बर्तन धोकर गया हो। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उस पूरे दिन काम के झंझट में खाना तो हमने बाहर से ऑर्डर किया था, कोई बर्तन इस्तेमाल में ही नहीं आया था, और किचन के सामान में से सर्फ का पैकेट तो अभी तक कार्टन से निकाला ही नहीं गया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि सिंक के नलके से अभी भी पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे जैसे कोई निहायत उजलत में काम खत्म करके वहां से हटा हो और नल का ठीक से बंद करना भूल गया हो। मैंने नलका बंद किया और लाइट बंद करने के लिए मुड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किचन के दरवाजे के पास से कोई साया मुझे देखते ही तेजी से हटा हो। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धक से रह गया। मैं तेजी से बढ़ता हुआ आगे लाउंज की तरफ गया कि देखूं कौन है, मगर लाउंज में मुकम्मल सन्नाटा था। मरकजी दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। फिर ये कौन हो सकता था? मैंने इतना वाज़ेह देखा था कि मैं इसे अपना वहम नहीं समझ सकता था। इसी वक्त मुझे ऊपर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से ठंडी हवा का एक झोंका आता हुआ महसूस हुआ। मुझे एकदम ख्याल आया कि ऊपर छत का दरवाजा खुला रह गया है। मैंने ऊपर सीढ़ियों की लाइट ऑन की तो वाकई छत का लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। अब मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि जरूर मुलाजिमा भूल गई होगी, मगर मेरा दिल किसी अनदेखे खौफ से लरज रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और छत पर कदम रखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं मायूस होकर वापस पलट ही रहा था कि मैंने सोचा क्यों ना एक बार बाहर गली का जायजा ले लूं। हमारे घर के मेन गेट और क्यारी के दरमियान जो बल्ब लगा हुआ था वो मुसलसल झपक रहा था। अभी मैं ये देख ही रहा था कि उसी वक्त मेरे पीछे से छत का दरवाजा एक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ बंद हुआ। वो लोहे का एक भारी दरवाजा था और वो इस तरह बंद हुआ था जैसे तेज आंधी के जोर से कोई चीज पटकी जाए। मगर हैरत की बात तो ये थी कि उस रात हवा बिल्कुल साकिन थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और दरवाजे को खोलने के लिए उसके हैंडल पर हाथ रखा, मगर हाथ रखते ही एक शदीद तकलीफ की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। वो लोहे का दरवाजा ऐसे गर्म हो रहा था जैसे किसी ने उसे भट्टी में तपा दिया हो। मैंने तकलीफ के मारे अपना हाथ फौरन पीछे खींच लिया। मेरी उंगलियों की पोरे बाकायदा जलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतने शदीद गर्म दरवाजे को मैं कैसे हाथ लगाऊं, वो भी दिसंबर की इतनी ठंडी रात में। मैंने पास पड़ी एक टूटी हुई ईंट को हाथ में लिया और उसकी मदद से मैंने दरवाजे की कुंडी को ऊपर उठाने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। मैंने ईंट को नीचे रखा और नीचे उतरने लगा तो दरवाजा फिर से उसी जोर से धड़ाम से बंद हो गया। अब मुझे समझ न आई कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त आप यकीन करें, मुझे अपने बिल्कुल पास से, अपने कान के करीब से हवा का एक तेज बर्फानी झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज बिल्कुल मेरे जिस्म को छूती हुई गुजरी हो। मैंने एकदम पलटकर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। अब मेरे हाथों ने बाकायदा लरजना शुरू कर दिया था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने एक बार फिर ईंट से दरवाजे को खोला और नीचे की तरफ भागा। जल्दी में मेरा सर पूरी रफ्तार से सामने वाले उसी सुतून से जा टकराया। उफ! मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद हिम्मत मुज्तमा करके मैं उठा। अब छत का दरवाजा बंद तो करना था। मैंने डरते डरते दरवाजे के कोने को जरा सा हाथ लगाया तो वो तो बिल्कुल ठंडा यख पड़ा था। मेरा दिमाग चकरा गया कि आखिर ये सब क्या था। मैंने जैसे तैसे दरवाजे को बंद किया और नीचे आया। दर्द की गोली खाई और उंगलियों पर मरहम लगाया। कमरे में आया तो सब बेखबर सो रहे थे। मैं लेटा तो मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ठंडा मौसम था मगर मेरा दम घुट रहा था। मैंने उठकर उसी कमरे की खिड़की खोली और पर्दे पूरी तरह हटा दिए। बाहर से आती चांदनी में जब मेरी नजर पर्दे वाली दीवार पर पड़ी तो मेरा खून सूख गया। जहां से पलस्तर उखड़ा था वहां पर कुछ चेहरे से बन रहे थे और चेहरे भी अजीब थे। कहीं किसी चेहरे में मुंह बहुत लंबा था, कहीं पर एक आंख जख्मी थी।
शायद ये बात गैर मामूली ना होती, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो ये थी कि जब मैंने उनमें से एक एक चेहरे को गौर से देखा तो देखता ही चला गया। वो चेहरे अपनी जगह तब्दील कर रहे थे और ये सब किसी फिल्म की तरह मेरे सामने हो रहा था। कभी किसी औरत की जगह एक मर्द का भयानक चेहरा आ जाता, फिर कभी उस मर्द के चेहरे की जगह एक बच्चे का मासूम मगर खौफजदा चेहरा उभर आता। मैं अपनी उंगलियों में मौजूद दर्द, तकलीफ सब कुछ भूल चुका था। मैं इस मंजर में ऐसा गर्क हुआ कि यही मंजर देखते देखते मुझे बिल्कुल अपने पास से मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हों और वो फुटबॉल जोर जोर से उसी पर्दे वाली दीवार पर मार रहे हों। धप 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 की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगीं। मेरा सर फट रहा था, मेरी सांस बंद होना शुरू हो गई और मैं बिल्कुल बेहोश होने के करीब था। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने आप को होश में रखूं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होती चली गईं। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। हॉस्पिटल में आंख खुली तो सर पर पट्टी बंधी थी और हिना परेशान हाल मेरे पास खड़ी थी। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मुझसे कोई बात ना हो सकी। मैंने उस वक्त हिना को भी कुछ नहीं बताया। मैं उसे मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। अगले 3 दिन मेरी छुट्टी थी। उन दिनों में घर में एक गैर मामूली सुकून तारी रहा, इतना कि मुझे खुद अपने हवास पर शक होने लगा। क्या वो रात, वो जलता हुआ दरवाजा, वो बदलते चेहरे और वो पुरअसरार आवाजें वाकई मेरी थकावट और जहनी दबाव का नतीजा थीं? हमने आहिस्ता आहिस्ता बाकी सामान भी कार्टनों से निकालना शुरू कर दिया और घर को तरतीब देने लगे। चौथे दिन मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। मैं दफ्तर में था, लेकिन मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार रात का वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। शाम को मैं दफ्तर से निकला। मेरा मामूल था कि मैं घर वापसी पर जिम चला जाता। मैं जिम जाने का ही सोच रहा था कि हिना का फोन आ गया। उसकी आवाज शदीद घबराहट में डूबी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अरसलान, तुम कहाँ हो? जिम मत जाना, प्लीज फौरन घर आ जाओ। मैंने परेशानी से पूछा, हिना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो रूहानसी होकर बोली, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, नीचे बेगम सफदर भी नहीं है। अरसलान, हमारे कमरे की खिड़की पर कोई चीज है जो बार बार जोर जोर से टकरा रही है। उसकी आवाज में खौफ इतना वाज़ेह था कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये किसी परिंदे की आवाज नहीं है, ये बहुत भारी चीज है, जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। आवाज इतनी तेज है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। प्लीज जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे जहन में पहली रात का वो सारा वाकया ताज़ा हो गया। मुझे पता था कि ये घर नॉर्मल नहीं है। मैंने गाड़ी ऐसी भगाई जैसे मैं किसी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो हिना सीढ़ियों पर ही बैठी हुई थी और उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो भागकर मुझसे लिपट गई। जैसे ही हमने ऊपर अपने पोर्शन का दरवाजा खोला, वो आवाज फिर आई, धड़ाम धड़ाम। वो वाकई एक बहुत जोरदार और भारी आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई शख्स पूरी कुव्वत से कोई भारी चीज खिड़की के शीशे पर दे मार रहा हो। हम दोनों डरते डरते अपने बेडरूम की तरफ बढ़े। मैंने हिम्मत करके कमरे की लाइट ऑन की। आवाज एक लम्हे के लिए रुक गई। हम दोनों ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया, एक बार फिर वही जोरदार धड़ाम की आवाज आई और इस बार इतनी करीब से कि हम दोनों उछल पड़े। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सोचा कि इस मुअम्मे को हल करना ही पड़ेगा। मैंने हिना को वहीं रुकने का कहकर पिछले घर की घंटी बजाई। एक साहब बाहर निकले। मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया और सारी सूरत हाल बताई। मैं उनके साथ उनके घर के पिछले हिस्से में गया, जो हमारे बेडरूम की खिड़की के बिल्कुल सामने था। मैंने वहां खड़े होकर अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां मुकम्मल खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई हरकत। खिड़की का शीशा बिल्कुल साफ था और उस पर किसी चीज के टकराने का कोई निशान तक नहीं था। उस घर के लोग मेरे चेहरे पर आए हुए हवाई रंगों को भांप गए। उनका बेटा, जो वहीं खड़ा था, आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, लगता है आप इस घर के नए मेहमान हैं। मैंने उसे गौर से देखा। लफ्ज मेहमान का मतलब क्या, मैंने पूछा। वो हिचकिचाते हुए बोला, अंकल, इस घर में कोई भी महीने से ज्यादा नहीं टिकता। इस घर में कुछ है, कुछ गड़बड़ है। आपसे पहले जो फैमिली इस घर में रहती थी, उनकी बेटी पर तो बाकायदा असरात आना शुरू हो गए थे। वो बच्ची अजीब गरीब हरकतें करने लगी थी। वो लोग तो रातों रात घर खाली करके चले गए थे। बेहतर है कि आप कोई और घर देख लें, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान उठाएं। मुझ में और हिम्मत नहीं थी कि मैं इस घर के बारे में मजीद कुछ सुनूं। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मैं बोझिल कदमों से वापस अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही हमने मरकजी दरवाजा खोला, 2 बिल्लियां,
एक काली और एक सफेद, हमारे लाउंज में ऐसे बैठी थीं जैसे वो हमारी ही मुंतजिर हों। दोनों की आंखों में एक अजीब सी गैर फितरी चमक थी। लाइट जलाते ही वो दोनों एक साथ उठीं और बिना कोई आवाज पैदा किए किचन की तरफ चली गईं और हमारी नजरों से ओझल हो गईं। उस रात हम दोनों एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सके। हिना मुसलसल रोए जा रही थी। उसने साफ कह दिया कि वो एक दिन भी इस घर में मजीद नहीं रह सकती। अगली सुबह मैंने बेगम सफदर से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताने की कोशिश की। मैंने खिड़की वाले वाक़े का जिक्र किया, बिल्लियों का बताया और पिछले किराएदारों के बारे में जो सुना था वो भी कह दिया। मगर वो औरत, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। उसने उसी तरह नकाब किया हुआ था और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। उसने मेरी सारी बात सुनी और फिर निहायत सपाट लहजे में बोली, देखिए भाई साहब, ये सब आपका वहम है। खिड़की से हो सकता है कोई बच्चा शरारतन पत्थर मारकर भाग गया हो और पिछले किराएदारों ने घर इसलिए छोड़ा था कि उनका तबादला दूसरे शहर हो गया था। और फिर उसने कहा, अगर आपको घर छोड़ना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। उसका ये जवाब सुनकर मेरा खून खौल गया। यहां हमारी जान पर बनी हुई थी और उसे अपने किराए और नोटिस पीरियड की पड़ी थी। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से ऊपर आ गया। हिना मेरा चेहरा देखकर ही सब समझ गई। हमने फैसला किया कि हम मजीद एक दिन भी यहां नहीं रुकेंगे। बेगम सफदर के सर्द और ला ताल्लुक रवैये ने हमारे खौफ को गुस्से में बदल दिया था। ये वाज़ेह था कि वो कुछ छुपा रही थी और उन्हें हमारी सलामती से ज्यादा अपने किराए की फिक्र थी। हिना ने फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे कोई नोटिस नहीं देना, मैं आज ही ये घर छोड़ रही हूं। सामान बाद में भी ले जाएंगे, पहले हम यहां से निकलें। उसका खौफ और फैसला बिल्कुल बजा था। इस घर में हर गुजरता लम्हा एक बोझ बनता जा रहा था। हम दोनों ने मिलकर जरूरी सामान, कपड़े और अहम दस्तावेजात पैक करना शुरू कर दिए। शाम तक हमने काफी हद तक जरूरी चीजें समेट ली थीं। जैसे ही हम सामान उठाकर नीचे उतरने लगे, सीढ़ियों पर एक अजीब सी बू फैली हुई थी। एक ऐसी बू जैसे कोई चीज गल सड़ रही हो। ये बू इतनी तेज थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, नीचे बेगम सफदर के पोर्शन का दरवाजा धीरे से खुला। वो बुर्के में मलबूस वहीं खड़ी थीं। इस बार उन्होंने ऐनक नहीं लगाई हुई थी और लॉबी की मध्यम रोशनी में नकाब के पीछे से उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से हमें जाते हुए देखती रहीं। उनकी वो खामोश निगाहें किसी भी सवाल या जवाब से ज्यादा खौफनाक थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हमें तंजिया अंदाज में कह रही हों, भाग रहे हो, भाग जाओ, लेकिन तुम इस घर की यादों से कभी नहीं भाग सकते। मैंने जल्दी से हिना और बच्चों को गाड़ी में बिठाया और अपनी साश के घर की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह मैं अकेला इस घर में वापस आया ताकि मजदूरों के साथ मिलकर सामान ट्रक में लोड करवा सकूं। दिन की रोशनी में भी इस घर में दाखिल होते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। घर के अंदर वही सड़ी हुई बू अब भी मौजूद थी, बल्कि पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। मजदूर आ गए और हमने सामान नीचे उतारना शुरू कर दिया। जब हम बेडरूम का सामान निकाल रहे थे तो अलमारी हटाते वक्त मेरी नजर फिर उसी दीवार पर पड़ी। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक हथौड़ा उठाया और दीवार के उस हिस्से पर मारा जहां सबसे ज्यादा सीलन थी। प्लस्तर का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। उसके नीचे ईंटें तो थीं, लेकिन उनके दरमियान खला था, जैसे दीवार खोखली हो। मैंने एक और जर्ब लगाई, कुछ और प्लस्तर गिरा और अब जो मंजर मेरे सामने आया उसने मेरे खून को सुखा दिया। दीवार के अंदर ईंटों के पीछे एक और छोटी सी दीवार थी और उस पर काले रंग से कुछ अजीबोगरीब निशानात और शक्लें बनी हुई थी। वो किसी नामानू जबान में लिखी तहरीरें लग रही थी, जैसे कोई मंतर या कोई नक्श बनाया गया हो, और उन निशानात के बीच में एक इंसानी खोपड़ी का खाका बना हुआ था। मैं सकते में आ गया। तो ये थी उस दीवार की हकीकत। ये कोई पाइप लीकेज नहीं था, ये कुछ और था। ये कोई काला जादू था, कोई अमल था जो उस दीवार के पीछे दफन किया गया था। उसी वक्त एक मजदूर भागता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, साहब जल्दी नीचे आइए। मैं भागकर नीचे गया तो देखा कि लाउंज में वो दोनों बिल्लियां, काली और सफेद, एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रही थीं। वो एक दूसरे को नोच रही थीं, काट रही थीं और खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। उनकी लड़ाई आम बिल्लियों जैसी नहीं थी, उसमें एक वहशत थी। अचानक लड़ते लड़ते वो दोनों सीढ़ियों की तरफ भागी और छत की तरफ गायब हो गईं। मजदूर बुरी तरह डर गए थे और मजीद काम करने से इनकारी थे। मैंने उन्हें बमुश्किल राजी किया कि बस जल्दी से बाकी का सामान ट्रक में रख दें। आखिरी चीज जो रह गई थी वो बच्चों का एक छोटा सा खिलौना, एक टेडी बेयर था जो बेडरूम के कोने में पड़ा रह गया था। मैं उसे उठाने के लिए वापस कमरे में गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो सड़ी हुई बू नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई।
मैंने जल्दी से टेडी बेयर उठाया और पलटने लगा। मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। शीशे पर बाहर की तरफ से धुंध जमी हुई थी, हालांकि बाहर धूप निकली हुई थी, और उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा था, मत जाओ। ये देखना था कि मेरी चीख निकल गई। मैं टेडी बेयर वहीं फेंक कर भागा। मैं सीढ़ियों से ऐसे उतरा जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। मैंने मजदूरों से कहा कि बस चलो यहां से, जो रह गया वो रह गया। मैंने जल्दी से मरकजी दरवाजे पर ताला लगाया और भागकर ट्रक में बैठ गया। जैसे ही हमारा ट्रक गली से मुड़ा, मैंने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। ऊपर छत पर उस तिकोने छज्जे के पास मुझे एक साया नजर आया। वो बेगम सफदर थीं, जो वहीं खड़ी हमें जाते हुए देख रही थीं। उनके चेहरे पर वही नकाब था, लेकिन मुझे यकीन है कि उस नकाब के पीछे एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो उस घर की मालिक नहीं, बल्कि उसकी मुहाफिज थीं, उस राज की मुहाफिज जो उस घर की दीवारों में दफन था। हमने वो इलाका ही छोड़ दिया। कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी जब रात को गहरी खामोशी होती है तो मुझे अपने कानों में फुटबॉल के दीवार से टकराने की धप धप की आवाज सुनाई देती है। मेरी उंगलियों पर जलने के वो हल्के निशान आज भी उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। वो घर आज भी वहीं है। मैंने कुछ साल बाद एक दोस्त से उस इलाके का पता करवाया था। उसने बताया कि वो घर अब भी अक्सर खाली रहता है, कोई भी किराएदार वहां टिकता नहीं, और बेगम सफदर वो आज भी वहीं है, अपने नकाब के पीछे अनगिनत राज छुपाए, अपने नए मेहमानों का इंतजार करती हुई। आखिर में हमेशा की तरह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कर दें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानियों के बारे में क्या ख्याल है और आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।